नमस्ते स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जो लोग भी सुन रहे हैं क्लास के अलावा भी उन सबको मेरा नमस्ते। तो पार्लियामेंट की बात अब करने के बाद कि क्यों हमें उसकी ज़रूरत है, उस पर ख़ास तौर पर बात करने के बाद हम आएंगे अब अपने चौथे पाठ अध्याय 4 कानूनों की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग लॉज। देखिए, कानून के बारे में अक्सर हम सुनते ही हैं, फिल्म के माध्यम से भी, अपने आसपास भी, घर में भी। कोई बहुत अच्छे ढंग से बात करता है तो भी आप सुन लेंगे, ज़्यादा कानूनी बातें मत कीजिए। इस तरह से अलग ढंग से बोला जाता है समझाने के लिए भी, और अक्सर इस वर्ष हम परिचित तो हैं, ये हम कम से कम मान लेते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं कि है क्या इसको लेकर, और इसके संबंध में जो जानकारी आपको होनी चाहिए इस क्लास में है तो उसको लेकर। और ऐसी बात नहीं कि आगे आप नहीं जानोगे, क्लास में भी डिटेल में और जानते रहेंगे आप। तो स्टार्ट कर देते हैं बातचीत। चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 42 पे। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। देखिए, अभी लड़कियों के लिए भी जो उम्र सीमा है वो 21 हो गई, आपने सुना होगा, है ना। नया कानून बना, अब दोनों के लिए 21 हो गया हिंदुस्तान में, भारत में। तो ऐसे ही कई कानून बनते हैं और आप सुनते भी हैं, अखबार में भी आते रहते हैं, आप परिचित होते हैं, लोगों के मुंह से भी सुनते हैं। चलिए आगे। संभव है आप संपत्ति की को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो, मतलब थोड़ा बहुत सुना तो होगा ही, बहुत नहीं जानते तो भी। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। देखिए, संसद वाले पार्ट में जो हमने पीछे देखा, हमने लोकसभा राज्यसभा की जो भूमिका है ये सब। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये सब कई प्रश्न हैं और इससे डील करने वाले हैं हम। तो देखिए, मैंने पहले भी किसान वाला एक जो बात किया है कई बार, किसान आंदोलन जो हुआ, 3 कानून को पता वापस करने पड़े, आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। जो 3 कानून लाई थी सरकार, उसको वापस किया कि ना, किसानों ने जो 1 साल का जो आंदोलन किया, उससे उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, है ना, उसके रेस्पॉन्स में सरकार ने ये निर्णय लिया। देखिए, नीचे तस्वीर आप देख सकते हैं, एक वही स्वरूप दिख रहा है। भाषा हालांकि समझ में नहीं आ रही है, उर्दू में है, तो हो रही कि किसी कानून के ही बिल के अगेंस्ट में है। ठीक है, इसमें एक जगह लिखा हुआ है अपोज फॉर ब्लैक बिल, काले कानून के विरोध में। चलिए नीचे हम पेज नंबर 43 पे हम आते हैं और पढ़ते हैं अपना। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? चलिए नीचे हम पढ़ते हैं, देखते हैं। यह सीधे सीधे कानून के, और ऊपर वाला जो बॉक्स में उसको हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे जाने के बाद, समझ बनाने के बाद। चलिए पढ़ते हैं। यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है, जैसा कि आप इकाई में 1 में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए, अंग्रेजों का हमने शासन भी देखा था, उन्होंने कितना हमारे साथ ज्यादती की थी, गलत व्यवहार किए थे, पीड़ाएँ दी थी। और इसे समझ बना के जो हमारे नेता लोग थे, जो हमारे लीडर्स थे कहा जाए, उन्होंने सोचा कि इस तरह से अब ना किया जाए और इस तरह की व्यवस्था हो कि जिसमें मनमानी ना कर पाए जो शासन चलाने वाले हैं। बिल्कुल दूरदर्शी भी थे हमारे जो लोग हैं, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, काफ़ी अच्छे से बनाए। देखिए, सारी भूमिका थी उसमें। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। तो ऐसे प्रोविज़न उसमें जोड़े गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए, कानून के समक्ष सब लोग बराबर है। अनुच्छेद में बताया भी, समानता के अधिकार वाले में देखेंगे आप, है ना। ये अधिकार में जो पीछे हमने पढ़ा, हमने मौलिक अधिकार वाले में समानता का अधिकार 14 से 18 है, उसमें 14 में है। तो आप इसे देख भी सकते हैं पीछे जाके। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, यानी कोई एक देश के लिए बड़ी बात है। हालांकि जो पहले से इतने दौर से चला है, आप तुलना कर देंगे ना, अब जब गैर लोकतांत्रिक देश होता है, आपको नज़र आएगा कि ये वाकई में एक बड़ी बात है देश के लिए। और हम जो जीने जा रहे थे इतनी गुलामी के बाद से, तो सब लोग बराबर हैं, कोई किसी जाति, मजहब, अमीर गरीब कोई नहीं, कानून के समक्ष बराबर होंगे। ऐसा कम से कम किताब में तो दर्ज था ही। अभी हकीकत भी है, अभी और देखेंगे हम आगे कि मामला कुछ और है हकीकत में तो पूरी तरह से, लेकिन किताब में कम से कम थ्योरी में तो ये था ही, माना गया कि सब लोग बराबर होंगे संविधान में।
चलिए आगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कानून के हिसाब से चलेंगे, चाहे वह सरकारी व्यक्ति अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। ये सबके लिए प्रावधान था, सबके लिए कानून नियम से बंधे हुए सब लोग, कहने का मतलब ये है। और सीमा में रह के अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। आपकी ताकत ये नहीं है, जनता से आपको ताकत मिली है, मैं नेताओं के लिए बोल रहा हूँ ये, और ये ताकत आप उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए आगे। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक ऐसे एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। चलिए ऊपर बॉक्स वाला आप देखते हैं, उसमें क्या है। इस स्थिति को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसीलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से कुछ ताकतवर है, बहुत ताकतवर है? तो जाहिर सी बात है कि आपका भी उत्तर इसका नहीं में होगा, क्योंकि शक्ति का गलत इस्तेमाल ये गलत है अपने आप में। कानून के लिए समक्ष सब समान ही है और होना भी चाहिए। अब देखिए, मात्र सत्ता में है, उसके पिताजी मान लीजिए कहीं पे है और अच्छी रसूख वाले हैं, तो आप सत्ता का गलत इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ये अपने आप में गलत बात है और नहीं होनी चाहिए। देखिए हकीकत में हम क्या देखते हैं हम वो भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, कई बार बच जाते हैं और बहुत मुश्किल होती है कानून के तहत उनको सज़ा दिलाने में। लेकिन देखिए इसका उत्तर तो नाम ही होगा और नहीं करना भी चाहिए, है ना, कि गलत इस्तेमाल पावर का करना ये अपने आप में गलत है। चलिए आगे नीचे जहाँ छोड़ा था वहाँ से पढ़ते हैं। विभिन्न समुदाय, इन पेज नंबर 44 पर आ जाएंगे, कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। तो देखिए सब लोगों को ये आपको पता, रजवाड़े थे बहुत सारे भारत में, तो है ना, छोटे छोटे रजवाड़े थे, राजाओं का राज था, अपने अपने इलाके बनाए हुए थे। करीब जहाँ तक याद आता है मुझे 567 थे रजवाड़े थे जहाँ पर राजा राज के करते थे छोटे छोटे। तो इतना मुश्किल था अपने आप में काम, हम समझ सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। देखिए ये और छोटे समुदाय की बात है कि है ना, गांव अपने अपने लॉ बने होते थे, समुदायों के अपने ना अपने कबीले हैं, उसके अंदर आपके अपने अलग नियम बने हुए अपने गाँव में। तो इस तरह की बात है। सज़ा में अलग अलग प्रावधान देखिए जो बड़ी जाति के अपने हिसाब से बना लिया और छोटी जाति के हैं उनके साथ गलत व्यवहार और ज़्यादा सेम अपराध के लिए, है ना, इस तरह की बात होती थी। ठीक है, उदाहरण भी है, जैसे पढ़ें आगे। निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। तो देखिए आपको यकीन भी नहीं होता होगा, जो आपके ज़माने के हम हैं और जब आप लोग होंगे तो आपको लगता भी नहीं कि ऐसा भी होता था, लेकिन बहुत कुछ होता था। और जो निचली जाति उनके साथ अभी भी कम हुआ है हालांकि, लेकिन वो स्थिति नहीं आई है कि हम बिल्कुल बराबर कह दें और कोई किस तरह का भेदभाव नहीं है। अब गांव में जाएंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। तो हाँ, ऐसा होता था, कई भेदभाव हुए थे कई तरह के। कहा जाए कि यहाँ तक भी था कि कोई ऊंची जाति के यहाँ से गुजर रहा है, कोई नीची जाति का, तो अपनी चप्पल उठा लेते थे, अपने पीछे कई बार झाड़ू बांध के वो चलते थे कि वो निशान भी ना पड़े पाँव के उनके घर के आगे। कई इस तरह की चीज़ें देखिए आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, इस भारत में रहा है। और अंग्रेज़ों को हम बोलते हैं, आलोचना करते हैं, हालांकि गलत तो किया है बिल्कुल, लेकिन देखिए उनके कानून के आने से फ़ायदा किसको हुआ। आपको सीरियस नज़र आ रहा है कि उससे एक नया दौर भारत में स्टार्ट हुआ और निचली जाति के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की जाने लगी। देखिए तो क्यों ना खुश हों, अभी बताइए, इंसानियत के नाम पे। तो ये भी ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों के जो उनके कानून थे उनसे फ़ायदा किस तरह का भी हुआ। सब कुछ गलत ही नहीं था, और ये हमारा नज़रिया होना भी चाहिए कि किसी से गलत के आदमी से भी जो सही है उसका हमें सीखना चाहिए, है ना। किसी की उसकी बुराई है तो भी हम बुरा ना करें, ये भी तो सीखना हुआ।
चलिए आगे देखते हैं उसको। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। ज़्यादातर का मानना है अंग्रेज़ों ने कानून के शासन की बात जो थी, हम आज अच्छा मानते हैं इसको, देखिए सब बराबर होना चाहिए, लेकिन शुरुआत किसने की ये भी झूठला नहीं सकते। आगे देखते हैं। इतिहासकारों में इस बात पर भी काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो देखिए कई वजह है कि कानून का शासन कैसे आने लगा, लेकिन इस पर डिबेट भी है, मतलब कहा जाए अलग अलग पक्ष है इसमें। एक कारण तो ये है कि जो कानून थे अंग्रेज़ों के वो सारे मनमानेपन पे थे, है ना, कि अपने फ़ायदे के लिए थे, सीधी सी बात है, अपने फ़ायदे के लिए थे। दूसरी वजह है कि देखिए जो हमारे राष्ट्रवादी थे, गांधी जी, भगत सिंह जैसे कई लोगों ने जो आंदोलन किए, कई क्रांतियाँ की, तो उसके माध्यम से कि ये कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, तो मजबूरी में आके कैसे कानून बनाने पड़े। तो ये बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1870 का राजद्रोह एक्ट। तो देखिए राजद्रोह का मतलब पहले समझ सकते हैं, जो लेते हैं कि 1870 का जो राजद्रोह एक्ट था वो क्या था। तो देखिए राजद्रोह जो है इसका मतलब बता रहा हूँ, उसको इंग्लिश में सेडिशन बोलते हैं, स्पेलिंग इसके SEDITION, सेडिशन। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या प्रतिरोध किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। देखिए सिंबल इसकी मीनिंग है, यानी मान लीजिए सरकार के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, कुछ हिंसक प्रक्रिया की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएंगे आप गिनती में। आगे देखें। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती। ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं है, अगर सरकार को लग गया बस। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। देखिए अपने हिसाब से इन्होंने और उसकी बड़ी डेफिनेशन करके लोगों को जेल में डाला। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। तो देखिए कितना गलत इस्तेमाल करते थे अंग्रेजों के काल में, ये इस कानून का इस्तेमाल करके सरकार ने किया था उस समय के अंग्रेजों के काल में। तो ये ऐसा नहीं याद रखें, और इस तरह से ये क्या था आप समझिएगा राजद्रोह का, कि सरकार को बस लग जाए शक के आधार पर वो आपको गिरफ्तार कर लेगी बस, और आपको जेल में डाल देगी बस बिना कारण बताए भी। तो देखिए अपने आप में गंभीर मामला था ये इस तरह का। तो ये 1870 का ये आपका ये राजद्रोह एक्ट था। तो हाँ पढ़ते हैं स्टार्ट शुरू से इसको। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। तो देखिए अच्छा खासा उदाहरण है ये कि मनमानापन किस तरह से वो करते थे और कितना जुल्म ढाते थे ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करके। चलिए आगे। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। कि वो मैंने पहले ही पढ़ा इसके बारे में। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। तो नेशनलिस्ट थे जो भी हमारे आंदोलन कर रहे थे देश के लोग, वो आलोचना करते थे बिल्कुल इसकी। चलिए पहले ये ऊपर नीचे की तस्वीर हम देख लेते हैं कि आपको क्या तस्वीर दिख रही है, आप अंदाज़ा लगाएं इसको। ज़रूर आपने इसके बारे में सुना होगा कि कोई जलियांवाला बाग जनसंहार क्या था, है ना, ऐसा ही कुछ हुआ था अमृतसर में। आप इमेजिन भी करना आपको मुश्किल होगा कि ऐसा हकीकत में लोगों को इतनी गोलियाँ चलाई गई और लोग कितने मारे गए हज़ारों की संख्या में। चलिए इससे रिलेटेड ही ऊपर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं हम। और ये हकीकत की थी ये मामला, ध्यान रखिए, और ऐसे जुल्म उठाए थे जनरल डायर ने। देखते हैं क्या लिखा हुआ। चलिए रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। रॉलेट एक्ट नाम था उसका। इस कानून का विरोध हो रहा था। इस कानून के ज़रिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ सख्त खिलाफ थे। सभी खिलाफ थे एक तरह से। इस कानून में दिक्कत भी थी, देखिए मनमानापन था सीधी तौर पर इसमें। आगे बढ़े। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया।
देखिए अभी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं इसके बारे में भी कहीं, तो आप ये याद रख सकते हैं 10 मार्च कब से लागू हुआ था ये, तो 10 मार्च 1919 से। तो देखिए अपना पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया दोनों को। तो ये नाम ये नाम बहुत ज़रूरी है आपको ये याद रखने नाम की, किनको गिरफ्तार किया गया था, लोग उनके खिलाफ भी थे, तो ये नाम आपको काम आएंगे काफ़ी। चलिए आगे देखते हैं। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। तो देखिए जो गिरफ्तारी हुई थी इस कानून का इस्तेमाल करके, तो उसके खिलाफ लोग एकत्र हुए, सारे इकट्ठा हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। देखिए कितनी बेरहमी से इन्होंने मारा, बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिया और घेर के बिल्कुल लोगों को लगातार गोलियां चलाई लोगों पे। बिल्कुल अमानवीय था अपने आप, है ना। आगे पढ़ते हैं। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। देखिए इसमें तो ऐसे ऐसे वो हत्या और जुल्म किया करते थे। चलिए अगले पेज पर हम ऊपर का उसको पढ़ लेते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए पेज नंबर 45 पर उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। ये हमारे लोगों ने जो आंदोलन किए थे उस समय, बिल्कुल वो इस तरह की चीज़ आती थी। कानून का मतलब ऐसा ना कि मनमानी कराए, मजबूरी में माने। कानून हमारे फ़ायदे के हिसाब से हो, उसमें भी तर्क होना चाहिए ना, या उसमें एक का फ़ायदा हो दूसरे का नुकसान हो, ये भी ना हो, सबको ध्यान में रख के हो और उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। तो ऐसे चाहते थे कानून। चलिए आगे। अब वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो, जस्टिस उसके साथ, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्ष हो अपने आप में। आगे 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत करने के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। तो देखिए वकील भी बनने लगे हमारे कई लोग और वकालत के पेशे में आने लगे थे। तो देखिए हमारे देश के थे, अपने लोग थे, तो हमारी तो पैरवी करेंगे ही ना। तो इसी बात को ये बता रहे हैं। चलिए आगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। तो देखिए विकास क्रम को हम इंग्लिश में इसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। देखिए यानी पहले जो आसान हो सबसे, है ना, उसके बाद से और आगे बढ़ते जाना कठिन की ओर। ये आप समझ पा रहे हैं, है ना, आसान से कठिन की ओर जाते हैं, यानी कि अब सरल से जटिल की ओर। तो इस प्रोसेस को, है ना, प्रक्रिया जैसे जैसे जाते हैं इसको हम बोलते हैं विकास क्रम, इवोल्यूशन। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इवोल्यूशन का, है ना, कैसे बड़े होते हैं लोग, पशु कैसे बड़े होते हैं, पौधे कैसे बड़े होते हैं छोटे से, आमतौर पर जनरली यूज होता है। बट इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। तो देखिए यहाँ इस्तेमाल जो किया गया वो इस बात से कि घरेलू हिंसा, आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर में महिलाओं के साथ मारपीट होती है, उनके पति लोग करते हैं महिलाओं के साथ। तो यहाँ उसको बताया गया कि किस तरह से धीरे धीरे ये, है ना, बात उठी और पूरे देश में इसको लेकर कानून भी बना अपने आप में। तो देखिए अगर इस लाइन को आप समझेंगे कि कानून के शासन के विकास क्रम, यानी कि देखिए जो बात अपने आप में जो अब हम बोलते हैं कानून के शासन की बराबरी, वो सब लोग बराबर हैं, वो बात आने में जो वास्तविक रूप में थी कितना टाइम लग गया आने में, अभी भी देखेंगे। तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते और, है ना, काफ़ी पहले से लड़ते लड़ते 1947 तक, है ना, कई कानून बने, उसमें ज़्यादा और हर बार कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े थे, हर बार आगे बढ़ते थे। अब जानेंगे बड़ी कक्षा में और जाएंगे क्लासेस में
धीरे धीरे कई कानून आए और हम बाकी बराबरी की ओर आगे आगे बढ़ते गए और तब जाके ये मामला हुआ था। खैर अभी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकली बिल्कुल अभी भी कानून का शासन है पूरी तरह से, दिखता है, ऐसी बात नहीं, उसको ना भी नहीं कह सकते कि नहीं है। क्या पूरी तरह से लागू है, ये आप भी सोच सकते हैं इस पर। चलिए आगे देखते हैं। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। आगे, हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। तो ये सुनते रहते हैं हम अक्सर, ये न्यूज़पेपर में अलग आसपास भी। चलिए आगे, कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार जाके उसको एक बार और देख लें जरूर। तो जो पहले की वीडियोज़ हैं क्लास 6 की, उसमें जाके आप पॉलिटिकल साइंस में देखें, जो सामाजिक राजनीतिक जीवन का जो है ना 6ठी क्लास वाला, उसमें एक लेसन में है और आपको उसके बारे में मिल जाएगा। तो ये क्या था, आगे देखते हैं इसको। इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। तो देखिए, तीनों को बराबर संपत्ति मिलने की बात इसमें की गई है। आगे बढ़ें। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून ज़रूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से पहुंच ही रहे हैं धीरे धीरे, और इसलिए अच्छा रहता है कि एक प्रोसेस से हम गुजरें, है ना। डायरेक्ट पहुंच जाने में आपको पिछले की चीज़ें कुछ छूट जाती हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। तो चलिए आगे देखते हैं। शीर्षक, नए कानून किस तरह बनते हैं, यानी कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो पहले आवाज़ ही उठती है एक आंदोलन, देखिए इसकी मांग हो, जिससे प्रभावित हो रहा है, जिसको कोई दिक्कत हो रही है, वही तो आएंगे आगे। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। तो देखिए, भीड़ हत्या के बारे में जैसा आपने सुना है, लोग काफ़ी भीड़ में जाके और लोगों को मार देते हैं। झारखंड में इसको लेकर कानून आया, अभी काफ़ी सख्त कानून आया झारखंड की सरकार में, जो राज्य सरकार है, हाँ, कि बहुत सारी भीड़ आती है और लोगों को मार दे, किसी को मार देती है मान लीजिए, और वो खास धर्म के लोगों को मार देती है। सुना ऐसे कई मामले हैं हिंदुस्तान में। तो बताइए, और नियम यह है कानून का कि उसमें कोई पकड़ा जाता नहीं है किसने मारा उसको, व्यक्ति को। तो ये वाकई में था, प्रॉब्लम थी, तो झारखंड सरकार ने इसको अपनी ओर से टैकल किया। ऐसे ऐसे उम्मीद की जाती है कई कानून को, जब प्रॉब्लम आती है तो सरकार सेंसिटिव हो और उसको डील करे। चलिए आगे देखें। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। तो अब इसकी हम खास तौर पर बात करेंगे। चलिए उससे पहले ऊपर देख लेते हैं, राइट साइड पे जो ऊपर है प्रश्न। इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में यानी ग्लोसरी में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं कि अब एक कारण बताइए। ये हमने देखा भी था, इसका मतलब मनमानापन हमने देखा था। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा अपने आप प्रश्न है, उदाहरण से इसने अपने आप से पूछ भी रहा है हमसे। और देखिए, इसके लिए वर्ड हमने इंग्लिश का आपको याद तो आर्बिट्रेरी मैंने बताया था, इंग्लिश में शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है मनमानापन के लिए। तो देखिए, राजद्रोह वाला कानून की हमने बात भी कर ली थी कि बिना बताए, देखिए कोई ट्रायल होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार मात्र शक होने के आधार पर, और अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मात्र आलोचना भी कर रहे हैं आप सरकार की, ब्रिटिश सरकार की, तो आपको कैद कर लेगी, आपको बंदी बना लेगी, जेल में डाल देगी आपको। और देखिए, मनमाना में क्यों कह रहे हैं अपने आप में, कि अपने आप में स्पष्ट नहीं था ये जो ये कानून था, इसके अंदर कुछ क्लियर नहीं था कि किस आधार पे आप कर रहे हैं। बिना बताए आप कर लेंगे तो देखिए ये क्या है, बस आपको लग रहा है और उसके आधार पे आप कुछ बोलने नहीं देंगे, आप गलत करते जाएं और आपको लग रहा है तो बस आप उठा लेंगे, किसी को भी जेल में डाल देंगे। मनमानापन ही हो गया एक तरह से।
तो और ये भी है कि अपने आप में डिपेंड कौन करता है कि कौन सा मान जनता ने खास तौर से विरोध किया, आलोचना किया, अब ये पुलिस डिसाइड करेगी, उसको लग जाए कि ये अपने आप में गलत है तो आपको उठा लेगी, बस उसको लग जाए। अब ये देखिए अपने आप में कहाँ क्लियर है, वो लगेगा कौन डिसाइड करेगा, पुलिस वाले, और जो वहाँ की ब्रिटिश पुलिस थी वो डिसाइड करेगी। तो ये भी था ऐसा बात इसमें। और रही बात देखिए कानून के शासन की, रूल ऑफ लॉ को पता है कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर होंगे, हमने पढ़ा भी है। जब सब लोग बराबर होंगे तो सबके साथ समान व्यवहार हो ना, समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन आपको पता है इस राजद्रोह एक्ट में ब्रिटिशर्स जो उनके अपने लोग थे और इंडियन यानी भारतीय जो हम थे, उनके बीच एक अंतर था। हाँ, एक खास तौर से हमारे विरोध में कहा जाए, है ना, भारतीय के विरोध में था ये अपने आप में। तो ये अपने आप में कोई जो हमको पता है कि एक ही क्या बोल अपराध के लिए सबको समान सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ये तो था नहीं अंग्रेजों के काल में। सेम अपराध के लिए आपको पता है अलग अलग ट्रीटमेंट होता था, भारतीयों के साथ ज़्यादा होता था ज्यादतियाँ। आपको ये अपने आप में था और आपको दिख रहा है कि कानून का शासन कहीं से भी नहीं था ये। तो देखिए इस प्रकार ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे स्पष्ट है कि ये कानून के शासन का अपने आप में उल्लंघन था ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं था अपने आप में। एक ही सज़ा के लिए, एक ही अपराध के लिए अलग अलग सज़ा थी, और वो अपने आप में इसका गलत इस्तेमाल करते थे ब्रिटिशर्स। और बिल्कुल देखिए जैसे किया, और वो एक ही सज़ा के लिए, और वो बेटे भारतीयों को कुछ दिनों में ही फांसी पे चढ़ा देते थे। तो पूरी मनमानी होती थी उनकी। ऐसे बहुत कुछ थे जो उन्होंने किया करते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप नीचे देखेंगे दाएं साइड, राइट साइड में ही तो अपना नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम बोल लेंगे इसको, SDG इंग्लिश शॉर्टकट में। लैंगिक समानता देखिए, यानी कि सब जेंडर के बीच समानता की बात, जेंडर इक्वलिटी की बात ये करते हैं, इसका लक्ष्य है। और अब बड़ी कक्षा में और इसके बारे में जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, UNO। तो इसके ही लक्ष्य हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, वो डिसाइड की है कि इस तरह से कुछ सबको एक टारगेट दिया गया है। उस टारगेट में ये है कि सबको बराबरी लाना है ना, महिला पुरुष को, और उसमें से ये किए है। और इसके बारे में जान लेंगे आप बड़ी कक्षा में इसमें। और जिसको जानना है और जाके देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, उसमें 5वां ये है लैंगिक समानता। आप ये याद रख सकते हैं कि आपको याद रखा कि एग्जाम में आपसे आ जाए तो पूछे कौन सा है, तो लक्ष्य 5 है। चलो नीचे देखते हैं बॉक्स में क्या है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य ना, ब्रैकेट में आमतौर पर पति, देखते हैं हम घर में, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी, कोष्टक ब्रैकेट में है जो, के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है। तो देखिए धमकी देना भी है, चोट पहुंचाता है, मारपीट है, धमकी देता है मारपीट की, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, तो आप ये यहाँ देख सकते हैं, यह धमकी देना भी शामिल है ना, केवल मारना नहीं, धमकी देना भी, ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो आप बिल्कुल इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, काफ़ी आपको फिल्म में भी, आपके आसपास भी इसे देखने को मिल सकता है। भारत में तो बहुत तरीके लेवल पे होता है, तो छुपी हुई कोई बात नहीं है जो गलत है अपने आप में। चलिए आगे देखते हैं। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। तो हाँ, इससे उनको ये नुकसान हो सकता है। बिल्कुल आपको पता है कि है ना, मेंटली भी उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, और ऐसा करते हैं तो कोई भी किसी को करेगा इस तरह से तो कहाँ अच्छा लगता है किसी को, और दिक्कत ही होती है। आगे देखें, यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। मान लो खर्चे के लिए पैसे न देना, उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उनके साथ है ना संबंध बनाना, आप समझ रहे हैं, और उनको साथ गाली गलौज करना, मेंटली उनको हरास करना, ऐसे शब्द बोलना जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए इस तरह से। तो ये अपने आप में सभी इसमें शामिल हैं। और इससे देखिए केवल मारपीट से कोई, भावना से भी तो झूठ होती है। ऐसे ऐसे शब्द बोले जाए जो अपने आप में हमें दुख पहुंचाए, तो अपने आप में गलत तो गलत है ना। शब्द भी घायल करते हैं, देखिए है ना, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। चलिए आगे, घरेलू हिंसा कानून, डोमेस्टिक लॉ जो लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, उसको देखते हैं। 2005 ये था, तो यह भी देख सकते हैं 2005 का ही कानून था ना, ज़रूरी है जानना। को इंग्लिश में हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है ना बोलते हैं, घरेलू हिंसा कानून 2005। आगे देखते हैं, तो इसमें महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू डोमेस्टिक शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है।
अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। तो देखिए पेज नंबर जो 46 पर है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। अरे शाजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। तो देखिए वो बोल रही हैं, देखिए आपको पता है कि इसमें एक अखबार है, उसमें क्या लिखा हुआ है, द डेली नाम से है ये, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ट। हाँ, ये कानून पास हो गया, इसको लेकर बताया गया है। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून में को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। देखिए जो आंदोलन हुए इनको बताना पड़ा, ये बता रहे इसके बारे में। नीचे देखते हैं। और कुसुम और शाजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है ना। ऐसे कई संगठन होते हैं, वैसे महिलाओं का जो संगठन है उन्होंने इसलिए आवाज़ उठाई थी उनके अधिकार के लिए। चलिए नीचे देखते हैं। अप्रैल 1991, दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। देखिए ये बात 1991 की है। देखिए अप्रैल 1991 ऐसा होता है। देखिए उसमें राइट साइड फिर एक और क्या कह रही हैं जो है, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। हाँ, किसी की माँ बोल रही हैं किसी व्यक्ति की, और उनके साथ का जो है ना बहू और वो बच्चे हैं वो तो गलत व्यवहार करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। देखिए ऐसी ये बात थी और वो अपनी समस्या बता रही है 1991 में। देखिए ध्यान रखिए समय का है ना टाइम। देखिए इसके और राइट साइड क्या लिखा है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। इसमें से क्या इस तरह की बातें मिलती हैं। देखिए दूसरे जो महिलाएं वो क्या बोल रही हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। उसके बाद देखिए उसके बगल में वो क्या कह रहे हैं, बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। तो देखिए उस समय का जो ये कानून था, जो फौजदारी में बोल देंगे हम, क्रिमिनल जो लॉ थे है ना, वो अलाउ नहीं करते थे उस समय, है नहीं, कोई कानून ही नहीं था। देखिए फिर नीचे हम पढ़ते हैं, 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठ रही। देखिए या फिर वहाँ आंदोलन उठ रहा था, उस तरह से बैठ के होती थी जन सुनवाई। देखिए ना पब्लिक हियरिंग जो हो रही है उसमें क्या कह रहे हैं, हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। तो देखिए जो लीडर हैं वो जो सबको संबोधित कर रहे हैं ना, वो उनको ये बोल रहे हैं इस तरह से कि ये होना चाहिए, उसकी आवाज़ उठा रही हैं, वो अवेयर कर रही हैं लोगों को। देखिए एक और राइट साइड में क्या लिखा है, 1999 में, देखिए 99 का ये बात है ये, वकीलों, कानून के विद्यार्थियों, समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव, हाँ इस नाम से आप ध्यान रख सकते हैं क्या नाम था, जिसमें कौन कौन थे, कानून के विद्यार्थी थे, वकील थे और समाज वैज्ञानिक थे, और लॉयर्स कलेक्टिव के नाम से थे, ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया, तो सबने मिल के तैयार किया था ये। तो देखिए जो लिखा है, घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा, इसको बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, जो बिल था ये, तो उसका मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। नीचे और देखते हैं क्या लिखा है, घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये बात उठाई इन्होंने, चर्चा की, दिखा रहे हैं चर्चा जो हुई थी उसकी। आगे, साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए, उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और देखिए क्या है, और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है। तो देखिए वो अपनी बात उठा रहे कि आर्थिक मदद भी तो चाहिए, होता भी है कई बार उनको घर से भगा दिया जाता है, उनके साथ नुकसान हुआ होता है, तो उनकी हेल्प भी होनी चाहिए आर्थिक रूप से, है इकोनॉमिकली, फाइनेंशली, तो उसको बता रहे हैं। पेज नंबर 47 पर हम आ जाएंगे, बाकी देखते हैं। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई।
देखिए इसमें एक साइड है ना, बाएं साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड, महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। अब दाएं साइड देखते हैं, आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन अब देखते हैं क्या क्या बातें थी इस पर चर्चा जो होती। और आ तो गया था विधेयक 2002 में। हाँ, इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। तो बिल आया था, लेकिन उसमें भी कमी रह गई थी 2002 वाले उसमें विधेयक में। चलिए और पढ़ते हैं इसको। कई महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए, जिन्हें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, उनको सौंप दिए थे। और नीचे देखते हैं और क्या क्या बातें शामिल इसमें। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना ज़रूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। हाँ, ये बातें कह रहे हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतज़ाम होना चाहिए, ये भी इसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतज़ाम होना चाहिए। देखिए बच्चों की भी अपनी समस्याएं होती हैं, होते हैं उनके पास, तो उनकी दिक्कतें होती है संभालने में, तो उसको लेकर कहा गया है। चलिए नीचे और देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है। तो देखिए यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकारों को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। देखिए एक और अगला देखते हैं, ये एक दीवानी कानून है। देखिए हमने पहला था ना फौजदारी, क्रिमिनल जो लॉ देखा था, ये हो गया आपका सिविल लॉ। ये उसका उदाहरण है, सिविल लॉ इसे बोलते हैं। एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। तो देखिए ये काफ़ी मतलब ये आंदोलन 1990 से पहले से आंदोलन चल रहे थे, सबका परिणाम था। अपने आप में हम सोच सकते हैं कितना संघर्ष होता है। इतनी आसान बात नहीं होती किसी कानून के आने में। देखिए कितना आंदोलन हुआ, लंबे दौर के बाद ये चर्चा हुई, सारी चर्चा को बताया गया 2005 तक, जो 1990 से हुआ, ये हमने सब नहीं देखा। चलिए प्रश्न देखते हैं या इसके बारे में क्या लिखा है वो देखते हैं। दाएं साइड पे ही, दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया, तो इन सिफारिशों को बाद में फिर लोकसभा में लाया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। देखिए कानून पहले से ही आ गया था और 2006 की सिफारिशें उसको मान भी लिया गया। फिर एक और नया आया विधेयक 2005 में, उसके बाद ये लागू हो या नई सरकार के माध्यम से। तो देखिए ये दौर था पूरा। पेज नंबर 48 पर हम देखते हैं क्या लिखा है। ये इसमें जो चित्र जो पट्टे हैं इसमें ही यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। देखिए कई प्रावधान से प्रोविजंस दिए गए हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। देखिए ये भी एक अलग समस्या है। हाँ, तो चलो कम से कम एक अच्छी बात है कि उसमें आ गया लिखित रूप में, है ना, बन गया इसका कानून, लेकिन इसको लागू करना भी तो एक बात है ना, वो नहीं, लेकिन ये भी एक प्रोसेस होता है, फिर जाके एक लंबे दौर में होता है लागू, वो भी और हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पूरी तरह से हम ना नहीं कह सकते हैं। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। देखिए है ना, अवेयर करना होगा इसके बारे में। नीचे देखें यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको ये थोड़ा पढ़ने में मुझे इस मामले में थोड़ी सी दिक्कत हुई। नीचे जो ये प्रश्न है ना, इन्हीं लोगों में से एक प्रश्न जो पूछ रही है महिला,
कि यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए इसी का उत्तर ये ऊपर दिया हुआ है ना। यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के, बाकी जो जो सब लिखा है इसी का ही उत्तर है। आप इसे देखें और इसमें ये प्रावधान है, वाकई में ये बहुत बड़ा कदम था एक। तो चलिए अब इस पे जो बेस जो प्रश्न पूछे नीचे उसको देख लेते हैं, जो 48 पेज नंबर पर है। देखिए इसमें लिखा है पहला, इस जो चित्र कथा जो हमने पढ़ी, चित्रपट कथा, इसके आधार पर है ये सारे। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो देखिए घरेलू हिंसा क्या है, 45 पेज नंबर पे जो बॉक्स है उसके अंदर बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन भी दी गई इसी परिभाषा। तो हम देख लेते हैं दोबारा से, मैं और बाकी आप पूरा पढ़ लें, मैं एक बार परिभाषा बस पढ़ लेता हूँ। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। तो धमकी देना भी इसमें शामिल है। बाकी आप दोबारा पढ़ लीजिए, आपकी समझ ये बन जाए इस पर अच्छी। तो देखिए घरेलू हिंसा को दोबारा हमने देख लिया क्या है। तो देखिए आप इसी पेज नंबर के ऊपर देखेंगे आप, जो ऊपर लोग बात कर रहे हैं उसमें से जो एक पर्सन है, जो डिस्कशन हो रहा है परिचर्चा में, देखेंगे ऊपर एक उसमें गोले में ये बातें लिखी हुई हैं। इस कानून की महत्वपूर्ण बात क्या है ना, इससे क्या प्राप्त हुआ महिलाओं को। देखिए इसी में ही बिंदु आपके दिए होते हैं, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, आप भी बिंदु बना लेंगे, पॉइंटर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। देखिए एक पॉइंट हो गया, महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। दो बातें हो गई, देखिए दो तीन भी हैं यहाँ पर। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। देखिए 3 पॉइंटर से आ गए 2 की बजाय। इसलिए आराम आराम से सही से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और समझें भी साथ। क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं कि जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया है? ये दूसरा प्रश्न है। तो देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने पिछले पेज नंबर 46 पे हमने जन सुनवाई के बारे में देखा था, है ना। तो जगह जगह जन सुनवाई हुई और क्या कहा जाए, आप बीती थी महिलाओं की, उनको कई महिलाओं की आप बीतियों को सुना गया। और उसके बाद ये एहसास किया गया कि बातें सामने आई भाई कि महिलाओं को पीटा जाता है, इस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार किए जाते हैं, और उनके साथ ये अधिकार होना चाहिए कि वो एक साझे परिवार ना उसमें मकान में रह सकें परिवार में, और इनको सुविधा भी मिले। जो हमने आगे देखा, जो सारी कई आर्थिक सहायता जो होती है, वो सारी बातों का ध्यान रखा गया इसमें, क्योंकि बातें उठती थी उन जन सुनवाई के अंदर, है ना। ये खास बात है, ध्यान, पब्लिक हियरिंग इसको बोलेंगे, पब्लिक हियरिंग्स, है ना, जन सुनवाई। तो इस तरह से ये कई जगहों पर जो टेलीविज़न है, टीवी के माध्यम से उसके शोज़ होते थे, उसके माध्यम से जगह जगह पर इस तरह से इंटेलेक्चुअल सा है और बातचीत होती थी। आपने टीवी में देखा हुआ, अक्सर इस तरह से होता है। लोग बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती हैं। किसी खास जो उस क्षेत्र में जो अच्छी वो समझ रखते हैं उनको बुलाया जाता है, वो अपनी बातें कहते हैं, जो विशेषज्ञ बोलते हैं जिन्हें। तो इस तरह से कई चर्चाएं चली, फिर जाके ये कानून पास हुआ। उपरोक्त चित्र कथा पट्ट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से 2 तरीकों से संसद पर दबाव बनाया। देखिए तो देखिए हमने इसमें एक हिस्सा देखा था जिसमें आप ध्यान देंगे तो पेज नंबर पिछले पेज नंबर पे आप देखेंगे तो इसमें एक बात आई है कि जहाँ पे आपको दिखाया कि जो वकील हैं, हाँ, और वो सब जो कानून के जो क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, वो सब काफ़ी बड़े लेवल पे उन सब ने मिल के एक अपना वो बनाया, सर्कल बनाया, और उस पर बहस की, है ना, बातचीत की, तभी सारा कुछ ये आ सका। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेज नंबर 46 पे है, देखा मैंने अभी। तो एक पेज नंबर 46 पे आप देख लेंगे तो इसके बारे में बातचीत किया गया है, देखेंगे आप तो। समाज वैज्ञानिकों वाली जो बात है यहाँ पर, हमने लॉयर्स कलेक्टिव वाली जो बात है ना, राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद, है ना, ये घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। इसको नहीं भूलना, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और ये देखिए 1999 में ये हुई थी सारी बातें, तो आप इसको मार्किंग भी कर सकते हो, और याद रखने वाली बात है तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और वैसे एक बात आपको पता है, स्थायी समिति वाली बात आपको यहाँ पे दिख जाएगी, दाएं साइड पे आप जाएंगे तो पेज नंबर 47 पे ही।
है ना। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। इस यहाँ पे आप देखेंगे चर्चा के बाद तो यहाँ पे खूब चर्चा हुई थी और यहाँ पे ये सुझाव मांगे गए थे। सारे विशेषज्ञों की सुझाव हुई थी। ऊपर आप देखेंगे तो सब लोग बैठे हुए हैं एक साथ। तो ये वाली बात थी एक। और देखिए इसका पॉइंटर्स जो है 47 पेज नंबर पेज, इसका पॉइंटर से कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। तो ये बिंदु था। फिर आखिरी में आपको पता है ये 2002 में क्या हुआ, फिर उसने सारी जो समिति थी स्थायी समिति, इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी राज्यसभा को। और उसके बाद 2005 में जिस तरह से होता है ये मसौदा पूरा पास हुआ और 2006 से ये लागू हुआ पूरा। पहले भी आ गया था लेकिन बाद में नई सरकार के शायद 2000 फिर 5 में शायद ये लागू हो गया फिर 2006 में। देखिए यहाँ पे राइट साइड में पोस्टर्स भी आपको दिख जाएंगे पेज नंबर 48 पे ही प्रश्नों के बाद। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसीलिए उन्हें पीड़ित के बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। हाँ, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए इस पोस्टर में कैसे लिखा है, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। हाँ, ऊपर इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री। किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। इस तरह से इसको बना के दिखाया गया है। और वी कैन ऊपर लिखा, हम कर सकते हैं। देखिए और वास्तव में ये वर्ड अच्छा भी है सर्वाइवर, क्योंकि वो लोग हार नहीं मानते हैं ना। देखिए लोग जो मान लीजिए जो हार मान गए है ना, जो लड़ रहे हैं, बताइए महिलाओं संगठनों ने कितना काम किया 90 के दशक से। 1990 के बाद से लगातार इसने जोर पकड़ा और फिल्मों के माध्यम से भी आपको पता है अवेयर होते हैं लोग। अब वैसे भी लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नहीं किया। आप अभी हाल ही में एक नारीवादी जो हैं कमला भसीन जी हैं, आप देख सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं आप देख लें। उन्होंने भी एक अच्छा खासा इसको लेकर काफ़ी आंदोलन चलाया और इसको लेकर अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे लोग हैं देखिए। और क्या है, वास्तव में सर्वाइवर शब्द ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। और कहने का मतलब है वो हार भी नहीं मान रहे हैं ना, हार नहीं मान रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं। क्यों हम कहते हैं वो पीड़ित है अपने आप में। हाँ, पीड़ित है लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ा, तो सर्वाइवर है अपने आप में, बचे रहे हैं और वो लगातार संघर्षरत है। देखिए तो इससे जुड़ा एक प्रश्न है, इसको देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मैंने भी थोड़ा पहले इसको पढ़ा भी था एक बार, और आप इस पोस्टर को देख सकते हैं। तो देखिए इसका बिल्कुल सही मतलब अपने आप में कि अगर रिश्ते हैं, अगर मान लीजिए पति पत्नी है तो बिल्कुल बराबर हैं दोनों। हाँ, इसमें कैसे एक को अधिकार मिल जाएगा और वो उसके ऊपर हिंसा और मारपीट कर सकते हैं, अपने आप में गलत है बिल्कुल। देखिए जब किसी रिश्ते में दोनों लोग समान होंगे पति पत्नी, देखिए कि उसमें उनको नीचा दिखाना, अपने आप को उनको मारना, गलत शब्दों का प्रयोग करना नहीं होगा जो पत्नी पति के द्वारा। तो ये बराबरी रिश्तेदारी के अपने आप में एक अच्छी क्या कहें उदाहरण भी होगा, जहाँ पे दोनों को बराबर सम्मान मिले और महिलाओं को खासतौर पे उसके अंदर जो दोनों ही एक दूसरे को करें। लेकिन यहाँ पे हम बात खासकर महिलाओं के संदर्भ में कर रहे हैं। तो देखिए उनके साथ ज़्यादातर गलत हुआ है, ये मानते हैं हम, मानना भी चाहिए इसलिए। हाँ, और कि गलत हुआ है तो उसके लिए किसी भी रिलेशनशिप को हम कैसे गैर बराबरी का दर्जा दे कह सकते हैं कि एक नीचा रहेगा एक बड़ा रहेगा। उसमें एक कुछ भी मनमानी कर सकता है, अपनी मर्जी के चला सकता है, एक बिल्कुल उसको सबमिसिव रहेगी और सब बात मानेगी। तो नाम में गलत है ना, बराबरी का हक सबको है और एक रिश्ते में है तो बराबर रहेंगे। और परिवार की कोई भी मान लीजिए बात हो, कोई महत्वपूर्ण बात भी है, जैसे आमतौर पर पुरुष निर्णय लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी उसके अंदर बिल्कुल बराबर का हक मिले, उनकी निर्णय को भी ध्यान में लिया जाए और उनको महत्वपूर्ण समझा जाए। तो ये सब ये बात है अपने आप में और बहुत उचित बात है, सही अपने आप में अप्रोप्रिएट है वो। चलिए पेज नंबर 49 पे हैं, उस पर आप देखते हैं। और आगे इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। देखिए हमने तरीके भी देखे। हाँ, कमिटीज़ के जरिए उसमें इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं वो लोग, और विद्वान जो होते हैं विषय के क्षेत्र के विशेषज्ञ वो लोग आते हैं। चलिए आगे, इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, एडिटोरियल होता है अखबार में, आप देखेंगे एक बड़ा सा
होता है बीच में, देखेंगे आगे चल के तो अखबारों के बीच में अक्सर होता है, कोई या शख्स होते हैं, महिला जो भी हैं, वो उस क्षेत्र के होते हैं संबंध रखने वाले विशेषज्ञ, और उस पर वो आर्टिकल लिखते हैं, बड़ा लेख लिखते हैं। रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए चुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। तो देखिए कितने बड़े मीडियम है अपने आप में, हम इनको हल्के में ना लें, और काफ़ी तय करते हैं ये लोग। जनसंचार के जो माध्यम है मीडिया के, ये सारे आपको शेपिंग करने में, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से हम सीखते हैं, कहाँ मालूम चलता है कानून कैसे बनाए, हमें सारे हमारे प्लेटफॉर्म तो यही सब है ना, अखबार है, टेलीविज़न है। तो देखिए, और अगर सही से अपनी भूमिका वो लोग ना पाए और गलत तरीके से सूचनाएं दे, हमको इन्फॉर्मेशन दे, हमको बरगलाएं, और वो मिली सपोर्ट तो मान लो उनकी नेता से अक्सर होती भी है कई बार, मीडिया की अगर उससे मान लीजिए झुकाव एक साइड एक पार्टी के रोके, कितना नुकसान हो जाएगा जनता का, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम तो सिंपल देख लेते हैं, लेकिन आपको पता है उसके पीछे कितनी चीज़ें काम कर रही होती है। अगर तो विचारधारा एक होती है, आप अगली कक्षाओं में जाएंगे और आगे तो फिर भी जान पाएंगे किस तरह से काम करती है चीज़ों के पीछे। तो है ना, आपके विचार हो पाते वाकई या किसी और के विचार है वो, आपको पता नहीं चलता कि कब आप हिंसक हो गए, अचानक किसी खास कम्युनिटी के प्रति लोग अग्रेसिव हो गए, ये मालूम नहीं चल पाता है कि कहाँ से होता है। आप धीरे धीरे और माध्यम से जुड़ते हैं और आपकी शिपिंग हो जाती है आइडियाज़, और आप मैसेज बनने लग जाते हैं। तो चलिए अगले हम मुख्य शीर्षक बात, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, यानी इंग्लिश में हम अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज कह सकते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं हम। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। देखिए अभी कानून हुआ था, आपको पता है किसान आंदोलन जो हुए, 3 कानून आए थे वापस ले लिए गए। ये आंदोलन तो हुआ यानी कि किसानों के बीच में खास तौर पर। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है, इंटेंशन वो सही नहीं है, इसीलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। देखिए आलोचना अब राजनीति विज्ञान में है ना, हमारे पॉलिटिकल साइंस विषय में, आप एक बार जो यहाँ से आप निकलेंगे, आप हर जगह जब तक आप जिएंगे, देखिए वर्ड तो आपको मिलेगा, है ना। और बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द मैं बताने जा रहा हूँ, इसका इंग्लिश शब्द है वो क्रिटिसाइज बोलते हैं हम, CRITICISE है ना, क्रिटिसाइज बोलते हैं किसी को करते हैं हम। और बहुत अपना इसका इम्पोर्टेंस होता है, है ना। किसी भी कानून के वक्त आपकी बहस होती है उसमें भी, हाँ ये वर्ड आपने सुना होगा, जिसका मीनिंग एक बार हम देख लेते हैं और इसका सही मतलब क्या जानकर बिल्कुल इसका इस्तेमाल फिर करना भी चाहिए। चलिए देखते हैं। किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। देखिए कभी बड़ी बात वो नहीं है कि इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं, कमियां निकालना जो आप करते हैं अक्सर कई बार किसी को लेकर, है ना, किसी समस्या की उसके क्या कोई अच्छा उसके क्या बुरी चीज़ें हैं उसको लेकर आप दिखाते हैं, तो वो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप मान लीजिए आप उसको नहीं मानते, कोई खास कानून हो मान लीजिए आप उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं मान रहे, बिल्कुल ही आलोचना है ना, आप बता रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं है मेरे लिए, इसमें ये कमी है, इसकी वजह से हमें नुकसान है। हाँ, इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। तो देखिए हम आमतौर पर अपने फैमिली में भी इस तरह से भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, इसमें भी आलोचना होती है, लेकिन इस ये कॉन्टेक्स्ट हम इसलिए जरूर करते हैं। जो राजनीति विज्ञान में हम करेंगे ऐसे ही विषयों में, ऐसी बहस में भी क्रिटिसाइज जो मतलब है, तो आप समझ ही गए कॉन्टेक्स्ट यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो जो हमने बात की वो कानून की, क्योंकि हमारा पाठ कानून का है, तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। तो आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं ना, एडिटोरियल हमने देखा, संपादकीय लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हाँ, आपको अखबार में दिखा होगा कि आप लोग अपना कुछ अपने विचार भी डालते हैं, तो अखबार के नीचे साइड में कई बार हिंदुस्तान में भी है, सभी अखबारों में मिल जाएगा आपको, जनता के अपने आम लोग क्या सोचते हैं किसी कानून के बारे में, उनके अपने विचार भी आ जाते हैं। आप देखेंगे तो हम ये तरीका है उनका, वो आलोचना भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमें यहाँ के लोकतांत्रिक देश में। हाँ, और सबके सम्मान भी करना चाहिए। मान लीजिए आप एक खास एक पार्टी से हैं, मान लीजिए आपको बीजेपी पार्टी पसंद है, उसकी सरकार है, लेकिन ना उसकी कमी दर्शा रहे हैं, कोई लोग दर्शा रहे, तो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से ही हुए, तो आप उसके खिलाफ ना हो जाए, है ना, लड़ने लग जाएं उससे, कई बार मारपीट तक लोगों में चली जाती है। इस तरह की चीज़ें अपने आप में गलत हैं, स्वीकार करना चाहिए, सबको हक है अपनी बात रखने का, और ये कल्चर बनना भी चाहिए।
हाँ, किसी कोई भी सरकार हो, आलोचना करने का अधिकार तो है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दमनकारी का मतलब यहाँ देख लेते हैं। देखिए रिप्रेसिव वर्ड यूज होता है दमनकारी के लिए, REPRESSIV, रिप्रेसिव। इसका मीनिंग देखते हैं। स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। देखिए हाँ, तो इस तरह से करते हैं, यानी कि आपको मौका नहीं देंगे कि आप अपने फ्री जो आपके जो थॉट है किसी चीज़ को, मान लिया आप आलोचना कर रहे हैं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, मान लीजिए आप जनसभा करना चाहते हैं, जनसभा नहीं होने देंगे। हाँ, एक खास व्यक्ति को मान लीजिए टीवी पर बुलाया नहीं जाएगा क्योंकि आप सरकार की आलोचना करते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। हाँ, बंद कर दिया जाए आपको, अब सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने का हक नहीं रहेगा। इमरजेंसी ही आपातकाल में ऐसा हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने किया था उस वक्त। अभी भी इस तरह की बातें चल रही है। कई बार कहा जा रहा है कि वो खुलकर मीडिया नहीं आ रही है, सरकार का कंट्रोल है उसके ऊपर, स्वतंत्र विचार नहीं फेंक रहे, अपने विचार नहीं दे पा रहे हैं मीडिया, और सरकार के दबाव में वो विचारों को आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की बातें चलती हैं, लोग करते हैं आलोचना। तो ये दमनकारी जो रिप्रेसिव जो है तरीका ये अपनाती हैं सरकारें। होता भी है ऐसा कि है ना, फ्री थॉट देंगे, उसकी आलोचना करेंगे तो जनता देखिए फिर अगली बार चुनाव होगा फिर वो चले जाएंगे, तो इसलिए उन्हें डर रहता है। आप समझ रहे हैं क्यों दमनकारी ये अपनाते हैं? क्योंकि डर रहता है अगले चुनाव में फिर हटा देंगे इनको। और हुआ भी था आपातकाल में, जैसे हुआ था, सरकारें हट गई उसकी कांग्रेस की, फिर आ गई थी जनता पार्टी 1970 में, आप देखें जाके। तो ऐसा ही होता है। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, मौलिक अधिकार, हर जगह सभा करने का, हम सभा करने का अधिकार दिया गया, कहीं भी घूमने फिरने का, ऐसे कई अधिकार हैं। तो उसका देखिए दमन कर देती हैं सरकारें, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। हाँ, एक चीज़ और आपको जान लेना जरूरी है, एक ही वर्ड के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं, है ना। रिप्रेसिव हमारे शरीर के लिए हो सकता है, मान लीजिए हमारी कोई इच्छा है उसको दबा रहे हैं हम, कोई खास चीज़ खाने का मन है आप उसको दबा रहे हैं, हाँ, ये शरीर के लिए हो गया इस्तेमाल। वही राजनीति में चला गया, इसका अलग कॉन्टेक्स्ट में हो गया। इन्हें कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, अलग अलग संदर्भ जिनमें शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के संदर्भ में, है ना। जहाँ कानून की बात की हमने, सरकार की बात की, तो इसमें दमन कार्य हम भी तो करते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। आपको खास चीज़ खाने का मन है, आप उसमें कि दबाते हैं आप उसको। आपको कुछ मान लीजिए कुछ खास करने का मन है, तो इच्छा है आपकी हुई ये करूँ वो करूँ, हाँ, लेकिन हम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, मान लीजिए सामने लोग हैं इसलिए वैसे नहीं कर पा रहे, है ना। कैसी चीज़ें होती है ना। आज आपके घर में कोई मेहमान आ गए तो एक खास तरह की आप बिहेव करने लग जाते हैं। हम मान लीजिए आएंगे तो कंट्रोल आप हो जाते हैं बिल्कुल। वही अगर पब्लिक में हम कुछ और हो जाते हैं और अंदर होते हैं घर में तो कोई और हो जाते हैं, ठीक है। तो इच्छाओं का भी दमन होता है, इसको हम दमन कह सकते हैं। तो इस तरह से दमन के अलग अलग यूज़ भी होते हैं, आलोचना का भी होता है, ये आप ध्यान रखिए बिल्कुल। ये वर्ड इसी के लिए नहीं बना है सिर्फ, कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग यूज़ होते हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। जब प्रेशर पड़ेगा तो दोबारा देखेगी सरकार फिर, क्योंकि जनता के लिए ही है। आलोचना होगी हर जगह तो उनको भी तो डर है अगली बार चुनाव का, ये रहता है आमतौर पर पार्टियों को, तो इसीलिए उनको सुनना होता है, उनकी बातों पर गौर करना ज़रूरी है, राजनेताओं को सुनना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए नागरिकों की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। मान लीजिए इस तरह का ये आया हुआ है। आगे देखें, इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। देखिए सही बात भी है, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। उनकी भी तो देखिए, फेरी वाले आप लोग हैं या आपके यहाँ से भी कई लोग होंगे जो जब जाते होंगे, आपके घर में भी जो है ना, किसी घर में होंगे सिर्फ सब्जी बेचने वाले होंगे, तो आप भी आपके आसपास भी कोई लोग जाते होंगे, या आप हैं या आपके यहाँ भी आपकी कॉलोनी में आते होंगे लोग सब्जी बेचने वाले, दोनों साइड का आप हो भी सकते हैं और आपके यहाँ भी लोग आ सकते हैं, आसपास देखने को मिलता है। तो
देखिए सबको ये अधिकार और इतनी अच्छा चीज़ें पहुँच, तो सबका ख्याल भी तो रखना है ना हमें। एक खास समुदाय को फिर दिक्कत हो रही है, मान लीजिए जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो है ना फुटपाथ लगाने वाले, अलग अलग चीज़ें जो बेच रहे हैं, तो हमें सबका ध्यान रखेंगे तभी तो एक अच्छे इंसान कहलाएंगे हम। तो उसका ध्यान रखते हुए ये बात गलत होती ये कानून। चलिए आगे देखते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, पेज नंबर 50 देखते हैं, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। कोर्ट के दरवाजे खुले रहते हैं, वहाँ जाके बिल्कुल बात पेश होती है। चलिए आगे देखें। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। देखिए ये पूरा मामला है। चलिए उससे पहले हम ऊपर का एक चीज़ देख लीजिए जो बॉक्स में दिया हुआ है, कुछ बातें दी गई हैं। देखा एक राइट साइड में आप देखेंगे, इसमें एक बस का दृश्य, इसमें 2 लोग हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेज़ों द्वारा थोपे जा रहे मनमानी और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। कई लोग आगे बढ़ के उन्होंने संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में हमने पढ़ा कि रोज़ा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1995 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। देखिए जिन लोगों को पता ना हो, साथ ही में वो पार्ट जरूर जाके पढ़ भी लें। बहुत अच्छे से स्टोरी दी गई है पूरी, उसकी क्या हुआ था। मैं ज़रूर चाहूँगा कि अब जाएँ उस स्टोरी पेपर देखें। मैं आपको बता देता हूँ उसमें मोटा मोटा क्या था कि देखिए उसमें अंग्रेज़ों के यहाँ भी, अंग्रेज़ों के अमेरिका में भी इस तरह के कानून रहे हैं कि बस में भी सीट बटी होती थी, गोरे लोग के लिए अलग, काले के लिए अलग, मतलब है ना। तो जिस तरह से ये एक अपने आप में भेदभाव था, है ना, और गलत व्यवहार किया जाता था। हमारे आसपास भी मिल जाएंगे लेकिन कम स्तर पे भारत में है, उसको हल्के में लिया जाता है। लेकिन देखिए बहुत बड़े और भेदभाव के स्तर पे अमेरिका जैसे चीज़ों में, देशों में ये हुआ और उसके लिए आंदोलन हुआ, तो इन्होंने किया था। आप ये नाम याद रख सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा भी सकता है कि रोज़ा पार्क्स नाम की थी, वो अफ्रीका अमेरिकी, यानी वो मूल की थी अफ्रीका की, लेकिन अमेरिका की निवासी थी ना। उनका यानी कि रंग रूप तो था अफ्रीकी देशों वाला, लेकिन अमेरिका में जाके बसी थी, है ना। उनके मूल रूप से अफ्रीकी थी। तो यानी कि और ये 1955 की बात है, 1 दिसंबर की। तो उन्होंने संघर्ष किया, देखिए बहुत बड़े स्तर पे हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। रोज़ा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। तो ऐसा कानून था, बताइए अमेरिका में अलग अलग जगह, बताइए सीट भी बटी हुई है। इंसान एक है, हमने यही पढ़ा है ना। और देखिए ऐसी चीज़ें अमेरिका जैसे देशों में हुई है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका में कोई समस्या नहीं, सारी समस्या भारत में ही है, बिल्कुल नहीं। समस्या और भी जगह हैं, समस्या के रूप अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमें सब जगह देखना होता है सही से। ये क्रांति विज्ञान अपने आप में ये मौका देती है आपको इस तरह से सोचने का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी, बताइए, सड़कों पर भी अलग अलग जगह होती थी। रोज़ा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी, यानी कि अपने आप में उसने बहुत बड़ा काम किया। आगे चलकर आगे देखते हैं। इसी के साथ इसी के बाद ही वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन, जिन्हें सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून जो है वहाँ पास हुआ 1964 में। तो ये सन याद रखा जा सकता है, इसका नाम क्या था, नागरिक अधिकार कानून। जो आंदोलन था उसको भी याद रख सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ है तो काफ़ी काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इस कानून के ज़रिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोज़ा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए कितना बड़ा संघर्ष था और कितना वो उन्हें किया और कितना फ़ायदा हुआ लोगों को। देखिए हम तो देखते ना कि देखिए सिर्फ लोग हंगामा करते रहते हैं, हमें देख के बड़ा वैसा फील होता हो सकता है किसी को कि क्यों लड़ते रहते हैं, सिर्फ हंगामा करते रहते हैं, हाय हाय। हाँ, इस तरह का आप सुनते होंगे कि या आपको फिर गुस्सा भी आता होगा कई बार, हाँ, आपको अच्छा भी नहीं लगता होगा, सड़कें जाम हो जाती हैं कई बार, ये सब भी। लेकिन देखिए इस तरह की चीज़ें भी कितनी दूर तक ये फ़ायदा करती है एक समूह के लोगों को बराबरी के लिए। तो अगर इसके अंदर जाएंगे किसी आंदोलन के, तब तो मालूम चले आपको कि खेल क्या है पूरा और मामला क्या है।
कि किसको परेशानी हो रही थी किसी कानून से, तब क्या था। इसलिए धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो हमारे सोचने का ढंग भी चेंज होता है और फिर हम सीखते भी हैं। तो इसलिए हमें पढ़ने के साथ साथ अच्छा सोचना भी चाहिए। सोचने वाला, अच्छी सोचने वाला भी ज़रूरी है हमें बनना। तो देखिए इसी तरह से हमारे देश में अगर हम नाम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने कैसे दलित लोगों के लिए एक नेता के तौर पर सामने आए और कई बार बताइए कुओं के अंदर जो पानी है उसमें भी बटा हुआ था कि सिर्फ कौन लोग उसमें पानी पी सकते हैं, खास जाति के लोग ही, यानी ब्राह्मण लोग पी सकते थे। तो 1927 का एक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक आंदोलन था। तो आप ये और जान सकते हैं, देखें ये कौन से आंदोलन थे बाबा साहब अम्बेडकर के जो उन्होंने किए, और बिल्कुल और समाज में बदलाव आया। देखिए कानून में, है ना, छुआछूत को हमने बिल्कुल गैर कानूनी घोषित किया। चलिए नीचे जो छूटा उसको देखते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। बड़ी बात है, यानी कि मात्र हमने वोट दे दिया, आपका काम खत्म, लग गए अपने काम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सीधा फिर वोट देने के लिए चले गए 5 साल बाद, नहीं। बात ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद माफ़ कीजिए क्या कर रहे हैं ना, हमारे MP MLA कर क्या रहे हैं भाई साहब, ये किस तरह से ये सिर्फ या भाषण दे रहे हैं या कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं हमारे अगल बगल हमारे लिए, ये यानी गौर करना भी ज़रूरी होता है। जैसे मुँह नहीं मोड़ लेना होता है। चलिए आगे, अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी जिम्मेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो देखिए इसलिए लोगों का पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इस तरह से ये पार्ट तो लगभग ये हमने पढ़ने वाला हिस्सा ख़त्म कर दिया। और अभ्यास पे हम जाएंगे, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं जो प्रश्न इससे जुड़े हुए। अब यह जुड़े हुए देखिए, लेफ़्ट साइड पे देखते हैं 2 फोटो दी हुई हैं, क्या है इसको देखते हैं। ऊपर देखिए, एक सप्ताह तक अखबार में पढ़े या टेलीविज़न पर खबरें देखें, है ना, ये आपके लिए है। और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, है ना, अखबारों पर नज़र दौड़ा के काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और आप फ्री हैं। देखिए कोई एग्ज़ाम में आपसे पूछ नहीं रहा है। हाँ, इससे आपकी एक्टिविटी जो मूल मकसद है पढ़ाने का भी और इस पार्ट का भी, वो पूरा होगा, है ना। तो आप घर पे भी हैं इस वक्त और जहाँ भी रहें, और ये बिल्कुल एक्टिविटी है, आप ये देखें और उसको करके देखिए आपकी समझ भी विकसित होगी ज़रूर। मैं चाहूँगा आप करें, अच्छा रहेगा। चलिए नीचे देखें, एक तस्वीर है, उसमें ऊपर दी गई तस्वीरों में अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध के कुछ अन्य तरीके भी दिखाए गए हैं। देखिए 2 तस्वीरों के माध्यम से इनके बारे में कोशिश करें। तो देखिए इनका नाम इरोम शर्मिला, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और ये फसपा है। आप देखेंगे खास पुलिस को अधिकार दिए गए हैं भारत में, है ना, ये कानून के तहत दिया गया है ना मिलिट्री के जवानों को, कि जहाँ पे है वो अपनी उनको शक के आधार पर उनके घर में किसी के अंदर घुस सकते हैं और किसी को बंदी बना सकते हैं मात्र शक के आधार पर भी। तो उनके खिलाफ़ ये आंदोलन उन्होंने किया था और ख़त्म भी किया उन्होंने, शायद 20 साल तक, बहुत लंबे समय तक इन्होंने किया है और इनमें चुनाव भी लड़ा इन्होंने। तो ऐसे देखिए नीचे विरोध के प्रदर्शन अभियान है। आप बगल में और देख सकते हैं राइट साइड में, अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, अपनी मांगों को लेकर हैं एक साथ, छात्रों का भी। ठीक है, कितना ज़रूरी भी होता है ये सब अभियान। अब धीरे धीरे आप समझेंगे इनके महत्व को, और उम्मीद है मैं आपसे कुछ लोग और इससे सबक भी सीखेंगे और अच्छी समझ विकसित करेंगे आगे, और अब उनका नज़रिया भी अब बदलेगा शायद जो पहले था, है ना, क्योंकि अब पहले आप जानते नहीं थे इसके पीछे डिटेल क्या है। तो चलिए अब हम आते हैं फाइनली अपने अभ्यास वाले पर, प्रश्न पर। चलिए पहला प्रश्न, यानी कि पेज नंबर 51 पर, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो देखिए आपको पता है कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ, और इसके बारे में भारतीय संविधान में ये बात हमारी कही गई है। और इसका मतलब है कि सब लोग, कोई किसी जाति मजहब, या धंधा से, तो सब लोग बराबर है कानून के समक्ष, ये बात। और सबको, चाहे वो प्रधानमंत्री भी हो, राष्ट्रपति भी हो, वो सब कानून से बंधे हुए हैं अपने आप में, और कानून से ऊपर कोई नहीं है। और समान जो जुर्म के लिए समान सज़ा वाले जो प्रावधान है वो भी है। तो इस तरह की बातें हमको देखने को मिलती है। और आप
हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि देखिए हमने एक पार्ट में एक शायद शुरू में ही हमने एक उदाहरण देखा था ना, कोई एक बहुत अमीर घर से कोई राजनेता के बेटे थे, है ना, वो उसको छुड़ाते हैं अपने बेटे को, और जबकि वो जुर्म किए होते हैं उसके लिए, और उस पर दबाव डालाते हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके। हाँ, अगर आप याद करें शुरू में हमने देखा था उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण है वो, और आप भी अपने आप में सोच सकते हैं कि अपने आप में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं पावर का गलत इस्तेमाल करके, है ना, पुलिस को फ़ोन कर दिया नेता ने और अपना काम करा लिया, ये कानून या जुर्म क्या बोलते हैं, बंदी बनने से बच गए, जेल में जाने से, ऐसा दबाव होता है ना, फिल्मों में भी आपने देखा होगा ऐसे उदाहरण से। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं अपने भी इस तरह से। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न में, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। तो देखिए हमने 1870 का एक कानून के तहत हम देखा था ना, ये मनमाने कानून वो लागू करते थे, है ना, आर्बिट्रेरी, जो सारे कानून तो औपनिवेशिक कानून सारे मनमाने थे, ये वन साइडेड थे ना, अपने फ़ायदे के हिसाब से थे। समान जुर्म के लिए समान सज़ा का कोई प्रावधान नहीं था, वो अपने लोगों के लिए अलग रखते थे और भारतीयों को उससे ज़्यादा नुकसान था। हाँ, तो ये अपने आप में था है ना, मनमानापन जो था कानूनों का, यानी अपने फेवर में कानून बनाते थे, ऐसा बनाया कि इससे उनका नुकसान ना हो, भारतीयों का, अपने देश के लोगों का, हमारे अपने लोगों का नुकसान हो जाए, लेकिन अंग्रेज अपने लोगों का नुकसान नहीं होने देते थे। ये चालाकी थी। इधर एक बात थी, और दूसरी आप जानते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो चला था ना, मूवमेंट, उसके लिए देखिए उससे भी लोग धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का जैसे 1885 में स्थापना होती है, धीरे धीरे वो अपनी मांग करते हैं, हाँ, अपनी सीटें के लिए मांग करते हैं, कुछ सीटें उनको भी दी जाए विधायिका में, ऐसे धीरे धीरे तब आंदोलन हुआ, तब जाके ना 1939 में आज़ाद हुए, है ना। तो इसमें हमारा भी योगदान था अपना, हमारे जो लोग थे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जो पढ़े लिखे थे, वकील थे कई, उनके हक में उन्होंने लड़ा, हमारे जो अपने जो लोग थे उनके लिए। तो ऐसे इस तरह से विकास हुआ है ना, विकास क्रम हमने पढ़ा था, आपको याद हो कि देखिए इसमें एक बात भी थी कि अखिल भारतीय कानून के रूप में ये विकसित हुआ था, जो तो कहने का ये आसान सा ये मतलब है कि हमारे राष्ट्र नेता जो क्या बोलना चाहे, स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम कहते हैं ना, उनकी भी भूमिका थी, उन्होंने धीरे धीरे और ये शिप किया, नए कानून आंदोलन करके, मांग करके नए कानून के लिए मांग की, जैसे कई आए, 1909 में आए, 1919 में, 1935 में से कई कानून थे, ये डेवलपमेंट था, और ये भारतीय नहीं चाहते तो क्या स्कीम आता, दबाव पड़ता था उन पर, अंग्रेजों पे। तो आपने मेरा उत्तर सुना, हुबहू ना उतारें, अपने शब्दों में बना के इसको बिल्कुल लिखें, बेफिक्र रहें नंबरों को लेकर, अपनी भाषा में बनाने की कोशिश करें, ग्रामेटिकल भी अच्छा लिखेंगे, आपकी वो समझ भी अच्छी होगी और आप में सुधार भी होगा, तो बात को ज़रूर समझिए, ज़रूरी है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीक़ों से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये आपके अपने शब्दों में होंगे, तो बिल्कुल मैं इसमें छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहता ना, मैं चाहूँगा कि आप अपनी ओर से उसको देखें पूरा, जो एक बार और जो चित्रपट कथा है उसको देख के, और बिल्कुल उसमें से देख देख के आप लिखें, और उस पर जो आप समझ बना पा रहे हैं आप कीजिए, सीधा मतलब उतार दें, कुछ शब्द हो सकते हैं लेकिन आप अपने भी शब्द जोड़ के उसमें लिखें। हाँ, लेकिन मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि कुछ बातें आपको बता दूँ, मूल बिंदु क्या है उससे जोड़ के अपने आप सेंटेंस बनाएं उस तरह से, जैसे कि 2005 का ये अधिनियम था, ये कानून था ये आया था, और इसमें किसी भी तरह की महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो हिंसा है, शारीरिक या मौखिक, है ना, तो शरीर से आदमी हाथापाई करके, अब शब्दों के माध्यम से, है ना, भावनाओं को हर्ट करना भी, है ना, वो नहीं किया जाएगा, है ना, ये मेन बात थी इसके अंदर। और आपको पता है कि 3 बातें भी हमने पहले इसमें पढ़ी थी, कि उस बिल के अंदर ये था कि वो एक साथ साझे रहने वाला वो अधिकार, और वो पता है कि फाइनेंशियली जो हमने पढ़ा था कि उनको भरपाई जो होती है ना, आर्थिक रूप से वो होगी, है ना, ऐसी कई बातें थी, और आप उसमें देखिए, बराबर पढ़ें, आपके इसमें वो होगी, और उसमें ज़रूर लिखें कि इसमें किस तरह से वो जो स्थायी समिति जिसकी भूमिका रही, ऐसी कुछ बातें आपको बताई मैंने, देखें, ज़रूर लिखें। चौथा देखते हैं, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य, तो पृष्ठ 44 से 45 में जो हैं, आप इसको देख लेंगे आप, तो 44 से 45 में से आप क्या समझते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया, यह समानता का संघर्ष था, उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो, वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो, है ना। तो देखिए आप अगर इसको पढ़ेंगे तो ये पता है कि भारतीय जो
हमारे स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उससे संबंधित ये मामला था पूरा। और 1870 कानून की भी पहले इससे पहले बात की गई थी कि किस तरह से मनमानापन था उसके अंदर, है ना, आर्बिट्रेरी रूप से वो आप जो मनमानी करते थे अपने कानून बनाए थे उन्होंने, बंदी बिना बताए, हाँ, शक के आधार पर बंदी बना लेंगे और आपको कर लेंगे, हाँ, और सज़ा दे देंगे आपको, जो अपने आप में गलत था। तो ये बताया गया था कि तो देखिए ये इसीलिए सोचा गया था ना कि और क्यों हमारे जो क्या बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे जो लड़ने वाले थे वो क्यों लड़े, क्योंकि जो अपने आप में कानून बने वो निष्पक्ष हो, हाँ, जिन्हें हम कह सकते हैं कि अपने आप में फेयर हो, है ना, जिस तरफ निष्पक्ष हो, मानी एक साइड झुका ना हो, सबको बराबरी का जो वाकई रूल ऑफ लॉ जिन्हें हम कहते हैं वो, ठीक है। ब्रिटिश तो अपने फ़ायदे में जो कानून बनाए थे तो अपने आप में गलत था और अन्याय था बिल्कुल। भाई न्याय तभी होगा ना जिसमें सबका भला हो, न्याय हो, सबकी बातें मानी जाए। अब एक अपना फ़ायदा मान के आप नियम बना दे तो गलत है, हम भी सोचें अपने आप में। तो इस तरह से हुआ था बातें, और बाकी आप उसमें से और देख के समझें और उत्तर में जोड़ सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से हम पाठ के अंत की ओर जा रहे हैं और ये पाठ हमारा समाप्त हुआ, लेकिन पाठ समाप्त नहीं हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप सीखना ना छोड़े, से जुड़ी हुई बातें और आसपास जो हो रही है घटनाएं जो भी हैं उनसे इसको जोड़ते हुए लिंक बनाएं, ताकि आप उदाहरण एग्जाम में भी लिख के आएँ और किसी को बात करें तो बताएं भी, आपके घर में बड़े हो या आपके आसपास आपके छोटे भाई हो, मम्मी पापा हो, आपके पड़ोसी भी हो, तो भी तो होगी चर्चा, तभी तो आप और समझ आपकी अच्छी बनेगी। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं। तो आप खुश रहिए, अच्छे से समय बनाइए, समय का पालन करिए, पढ़िए और अपने फीडबैक दे सकते हैं आप, बिल्कुल आप जहां आपको लगता है आप दीजिए, बिल्कुल जहां अगर लगता है कुछ बात अगर गलत लगी आपको या कहीं पे सुधार की और ज़रूरत है तो मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।